कल हम ने कहाँ तक कंप्लीट किया था, याद दिलाइए। जी आर्टिकल 25 तक करें। आर्टिकल 25 से 26 तक। 26 तक करें। 26 Yes, and we were talking about right to freedom of religion. ठीक है, तो Article 27 lays down that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. अब ये आर्टिकल 27 जो है, तो रिलीजन के नाम पे किसी भी तरह का टैक्स स्टेट को कलेक्ट करने से रोकता है। किसी भी रिलीजन के लिए, रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए स्टेट हरगिज ही टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती है, बट देन this provision prohibits only levy of a tax and not a fee. देखें, किसी भी रिलीजन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या इसकी डिनोमिनेशन जो होती हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको चलाने के लिए स्टेट एज सच तो कोई टैक्स नहीं इम्पोज कर सकता है, पर हाँ फी कलेक्ट कर सकता है, राइट? Fees is absolutely different from imposing a tax. Fee is needed. जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नया जो है उन्होंने खोलना हो या एस्टैब्लिश करना हो, तो गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, और उसमें एक नॉर्म होगा उसके लिए फीस पे करना। तो फी जो है इम्पोज कर सकता है, बट देन नॉट टैक्स ऑन एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह आर्टिकल 28 it says that no religious instruction shall be provided in any institution wholly maintained out of state funds. ठीक है, आपको आर्टिकल 27 समझ आया? यस मैम। आर्टिकल 28 कहता है कि कोई किसी भी तरह का रिलीजियस प्रीचिंग या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस उन इंस्टीट्यूशंस में हरगिज ही नहीं दिया जा सकता या प्रीच किया जा सकता। किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए उन ऑर्गेनाइजेशंस या उन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रीच नहीं किया जा सकता जहां वो इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट के फंड्स के थ्रू मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब इसको इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, तो यहाँ पर किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुए, ठीक है, वो अपने इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। देखें, जैसे कुछ एग्जांपल्स दें आप लोगों को, कोई प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस का अंदाजा है, कोई माइनॉरिटी स्कूल्स और कॉलेजेस का? अब जैसे हम कल गुरुकुल की ही बात कर रहे थे, या फिर हमारे मदारिस ले लें, यहाँ पर इस्लामिक मदरसास जो हैं, यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं कि नहीं दी जा सकती हैं? दी जा सकती हैं, बट वही कोई गवर्नमेंट स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया जो टोटली स्टेट के फंड से मेंटेन की जाती हो, वहां पे क्या इस्लाम को प्रीच किया जा सकता है या हिंदुइज्म को प्रीच किया जा सकता है? नहीं मैम। ओके, तो समझ आया आप लोगों को फर्क? तो इसके कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस होल्डली मेंटेन बाय स्टेट,
मतलब टोटली स्टेट ने ही एस्टैब्लिश किया हो, फंड्स इसके स्टेट के फंड्स से ये एस्टैब्लिश हुआ है, और इसकी मेंटेनेंस भी आगे चलती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं। लेकिन institutions administered by state but established under any endowment or trust, ठीक है, कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जहाँ जो है स्टेट एडमिनिस्टर करता है, लेकिन उसकी एस्टैब्लिशमेंट किसके फंड्स के थ्रू हुई है, एंडोमेंट्स के और या ट्रस्ट के, समझे, वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट के थ्रू या एंडोमेंट बोर्ड के थ्रू ये स्कूल्स या कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए गए माइनॉरिटीज के लिए या किसी एक कम्युनिटी के लिए, पर इसकी मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के हाथों है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में परमिटेड है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड हैं, ओके। उसी तरह institutions recognized by state and institutions receiving aid from state, यानी कुछ इंस्टीट्यूशंस, यानी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस स्टेट की रिकॉग्निशन, almost all the institutions are recognized by state or not, बताइए, yes or no? Really, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इसको स्टेट की रिकॉग्निशन चाहिए होती है कि नहीं होती है? चाहिए होती है। उसी तरह कुछ एक आध, यानी कुछ पॉलिसीज के अंदर स्टेट इन्हें एड भी, इनको जो है स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल एड भी देता है, यस और नो? तो जहाँ रिकॉग्निशन स्टेट की हो और जहाँ कहीं कुछ ऐसी कैटेगरी है जहाँ स्टेट ने फंड्स का भी एड दिया, यानी असिस्टेंस दिया हो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड हैं, लेकिन वॉलंटरी बेसिस पर, ठीक है। सो Article 27, 28 also are a part of right to freedom of religion. और अब आते हैं, यानी हमने अब तक कितने फंडामेंटल राइट्स पढ़े? राइट टू इक्वालिटी which is dealt in Article 14 to 18, right to freedom which is dealt from Article 19 to 22, right against exploitation हमने कल पढ़ा था, which is dealt in Article 23 to 24 और 23 and 24, और कल ही से हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ रहे थे, आर्टिकल 25 to 28। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स which is dealt under Article 29 to 30। ओके, इससे पहले आप मुझे ये बताइए, राइट टू एजुकेशन जो मिला है, राइट टू फ्री एजुकेशन, is it dealt under Article cultural and educational rights or some other article? जो for every child below 14 years free education is mandatory or made compulsory, which article is dealing with that? Article 21A. Article 21A. very good, इसको सभी नोट कर लें। free right to education, or where it says that it is mandatory, it is made compulsory on the state to provide free education for all the children who attain 14 years or who are below 14 years. Free education is dealt under Article 21A. अब देखिए, जैसे कोई भी आर्टिकल हुआ 21A, यानी आर्टिकल के साथ आपको कोई कैपिटल लेटर्स या जो इंसर्ट किए गए, जो लगाए जाते हैं, these means कि these are the articles which have been inserted by amendments, okay? They were originally not there when the constitution was prepared. They were later inserted by
by any such amendment and have been included in the constitution. So remember this one more thing. Okay. Cultural and educational rights are dealt under Article 29 and 30. These rights protect the rights of linguistic, cultural, and religious minorities, preserving the culture and heritage of the minorities. ठीक है? तो see, India is a pluralistic country, right? With so many people of different backgrounds, from different backgrounds, like language, their culture is different. Now, to preserve their languages, the languages or safeguard and preserve the culture and language of different minority sects, this right has been guaranteed. Okay. This right also has been guaranteed to ensure that education is provided for everyone without any kind of discrimination. Without any kind of discrimination. Now, ये discrimination किस basis पे हो सकती है? There might be discrimination. There's definitely a threat that there might be a discrimination on the basis of religion and language. Yes or no? So, religion or language के basis पे कोई किसी तरह का discrimination नहीं किया जा सकता. And to promote the language and culture of different minorities, this fundamental rights is fundamental rights guarantee किया गया. Okay. So all religious and linguistic minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. इसी right के अंदर लैंग्वेज को जो है प्रमोट करने के लिए या फिर रिलीजन को अपने प्रमोट करने के लिए कोई भी माइनॉरिटी सेक्ट हो, वो अपना खुद से उसे राइट है कि वो अपना अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है. ओके. जैसे हम बेस्ट एग्जांपल गुरुकुल या मदरसा को कह सकते हैं, या फिर उर्दू एकेडमी ले लें आप. ओके. टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज उर्दू. ओके. और टू प्रमोट लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू. उसी तरह the state should not, when granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. तो देखें, स्टेट भी जो है किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना करे when it is providing aid. एड का मतलब है असिस्टेंस. ओके. फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या किसी भी तरह का असिस्टेंस इस माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने के लिए या उनकी लैंग्वेज. देखिए, यूजुअली नाउ देयर इज हाई डिमांड टू प्रमोट उर्दू लैंग्वेज, टू सैंक्शन सर्टेन बजट. यस और नो? है आपको अंदाजा? यस. There's a demand and a proposal in state assemblies of especially here in Telangana that certain amount of financial aid or assistance should be provided, as लोगों को लगता है that उर्दू जो है properly promote नहीं की जाती है and it needed more promotion, more publicizing and all these things. इसके लिए state government से जो है assistance मांगी गई. तो इस तरह की जब aid देता हो तो उस provisions के अंदर state बिल्कुल कोई discrimination नहीं कर सकता, only on the basis saying that ये जो मैनेजमेंट है इसका कंट्रोल माइनॉरिटी सेक्ट के पास है. ठीक है. चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो या लैंग्वेज के बेसिस पर. तो मैं समझा पाई आपको? यस मैम. यस. सिर्फ एक को समझ आया, दूसरों को समझ नहीं आया. ओके. सो अब उसके बाद कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 31. राइट. आर्टिकल 31 dealt with right to property. Right to property has been deleted
By which Amendment Act? 44th Amendment Act. Yes or no? Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So it's no more a fundamental right. Right to property is no more a fundamental right. Instead, it has been considered or included as a legal right. It is still placed in the Constitution, but is now active as a legal right. Okay? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Under which article it is placed as? मैं आपको उस दिन बता रही थी. 300A. Yes. Under Article 300A, it is still protected and it is still given a place in the Constitution of India. Though it is no more, आज 44th Amendment की वजह से इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, एब्सोल्युटली निकाल दिया गया, पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्टिल जगह मिली हुई है अंडर आर्टिकल 300A as a legal right but not as a fundamental right. तो लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशन को राइट टू प्रॉपर्टी को क्लेम किया जा सकता है एज लीगल राइट, लेकिन फंडामेंटल राइट की तरह नहीं. ठीक है. अब हम आज का बहुत अहम आर्टिकल्स इसके बाद हम पढ़ेंगे. लास्ट फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना. तो अब तक हमने जितने ये एक फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 32 से 32 में इसको डेल्ट किया गया एक्सटेंसिवली. इंशाल्लाह हम भी इसे एक्सटेंसिवली ही समझने की कोशिश करेंगे, बट और इसको आप एक अलग से एक चैप्टर या जो है एक टॉपिक कंसिडर कर लीजिएगा. इसको मैं बहुत एक्सटेंसिवली बहुत इस तरह से डील करूंगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है. इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते रहेंगे. और याद रखें, थ्रू आउट योर प्रैक्टिस, नॉट ओनली थ्रू आउट योर एजुकेशन, आपके एंट्रेंस पास होने के बाद, आपके ग्रेजुएशन लॉ ग्रेजुएशन करते वक्त, इंशाल्लाह ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद, आपके प्रैक्टिस के दौरान, इनफैक्ट थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट योर प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर आप ना भी करें, एज अ कॉमन मैन को भी आपने रिट्स को जानना बहुत जरूरी है. ठीक है. इस राइट फंडामेंटल राइट को हर किसी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये उन तमाम फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. अब तक जो हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए, उन तमाम की हिफाजत, उन तमाम की प्रोटेक्शन या उन तमाम को इंश्योर करने की जिम्मेदारी इस एक फंडामेंटल राइट पर है, जिसे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं, जो आर्टिकल 32 में डील किया गया. Okay. Ma'am, it is also called as heart and soul of the Constitution. Yes. And who called this as heart and Dr. soul? B.R. Ambedkar, ma'am. Very good. Dr. B.R. Ambedkar has called it as heart and soul of the Constitution. ठीक है. तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 तरह के रिट्स के बारे में, जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बताते हैं, जो डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्शन की बात हुई है आर्टिकल 32 में, विच इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसके अंदर 5 तरह के रिट्स को डिस्कस किया गया है. How many types of writs are there? Remember this. 5 types of writs are there. Okay. So mainly Article 32 and Article 226 deal with these writs. And so let's understand this topic as a separate topic, or this constitutional right as a separate topic. As the protector or guarantor, इसको protector और guarantor of constitution भी कह सकते हैं. आर्टिकल 32 और आर्टिकल 2 देखिए, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को हम समझेंगे
जब हम रिट्स की बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिट्स, ठीक है। ये जान लें कि हमें तरह तरह के राइट्स मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट्स की सूरत में, ओके। जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, कल हम पढ़ रहे थे, राइट टू डिग्निटी हमने जानी, राइट टू लाइफ हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया, ठीक है। पर जब तक हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है तो हमारे राइट्स का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब तक हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं, हमारे राइट्स का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो जैसे देखें, जब भी हम ये समझ लें कोई कीमती चीज खरीद लें या फिर हम ज्वेलरी खरीदते हैं, तो सबसे पहले उसकी हम सेफ कीपिंग के बारे में सोचते हैं, है कि नहीं? हम ये नहीं जी मैम। पहले ये कोई भी कीमती चीज हम खरीद लें तो हम पहले हमारे जहन में क्या बात आती है कि इसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, इसको किस तरह से सेफ रखा जाए, यस और नो? तो बिल्कुल उसी तरह हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफगार्ड के लिए भी हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिली हुई है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली 4 जगह बात की गई है, ओके। 4 जगह बात इसका जिक्र आया है। सबसे पहले आर्टिकल 13 में मैंने उस दिन बताया था ना, आर्टिकल 13 स्पीक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू, यस और नो? और जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? any law or any order of the legislature or executive, if found against the Constitution of India, it shall be declared as null and void. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन तभी होगी कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया जाए लेजिस्लेचर से, या कोई एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर ऐसा हो जो आपकी फंडामेंटल राइट छीन लेता हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, हाईएस्ट कोर्ट क्या कर सकती है? उस ऑर्डर या उस लॉ को नल एंड वॉइड यानी इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी, है कि नहीं? तो इसका जिक्र आया था आर्टिकल 13 में। तो ये भी जो है एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स को। अब उसके बाद ले लें आर्टिकल 359, जो ये कहता है कि इमरजेंसी के दौरान ये नहीं, इमरजेंसी के अलावा बाकी किसी भी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं, यस और नो? Yes, कल ma'am. भी आर्टिकल 359 याद रखना होगा। आर्टिकल 359 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही सस्पेंड किया जा सकता है ना? यस और नो? Yes, ma'am. लेकिन वो सेटल हो गया था कि वहां भी इतना आसान नहीं फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना, बट किसी हद तक आर्टिकल 359 जो है ये बात करता है कि किसी और सिचुएशन में, किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में सिवाय इमरजेंसी के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। उसी तरह से अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 32 और 226, आर्टिकल 226, जिसके बारे में हम आज तफसील से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करता है, वो एक्सटेंड होता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक डिस्कस किए हैं? आर्टिकल 12 से 35 तक। इसका मतलब हमारा जो आर्टिकल 32 है, जो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, यस और नो? Yes, ma'am. क्योंकि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड आर्टिकल्स में ही आता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक डिस्कस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 35 तक। ओके।
तो नंबर 32 इसी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। Yes, ma'am. तो आर्टिकल 32 ये जान लें, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स का तहफ्फुज करता है, जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है। Yes, ma'am. आर्टिकल 32 मेनली दो तरह की राइट्स और पावर्स की बात करता है। ठीक है। सबसे पहले वो ये कहता है कि अगर किसी भी शख्स को या किसी भी शख्स का, किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को, जो हाईएस्ट कोर्ट है, उसको डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करना। आर्टिकल 32 मेनली दो तरह की राइट्स और पावर्स की बात करता है। वो क्या है कि सबसे पहले आर्टिकल 32 के मुताबिक अगर किसी भी शख्स का, किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, तो वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। क्या ये किसी और लिटिगेशन में पॉसिबल है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें? No, ma'am. नहीं, ma'am. नहीं। No, ma'am. आपको एक हिरार्की के थ्रू जाना होगा, है कि नहीं? आप पहले लोअर कोर्ट्स में फाइल करेंगे, लोअर कोर्ट्स के जजमेंट से आप मुत्तफिक नहीं, तो फिर आप हाई कोर्ट को अपील करेंगे, हाई कोर्ट के जजमेंट से आप मुत्तफिक नहीं, तो फिर आप हाई कोर्ट की परमिशन के साथ सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, है ना? लेकिन कोई भी लिटिगेशन फंडामेंटल राइट को लेकर अगर हो, तो आपको इस तमाम प्रोसेस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर्टिकल 32 आपको ये पावर देता है कि आप डायरेक्टली, अगर लिटिगेशन, अगर आपकी एप्लीकेशन आपकी फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट को लेकर है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को लेकर है, तो आप डायरेक्टली केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, मैं समझा पाई आपको? Yes, ma'am. जी मैम। दूसरे हाथ में आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 तरह के रिट्स इशू करे। ठीक है। दूसरी ओर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के तहफ्फुज के लिए 5 तरह के रिट्स को इशू करे। ठीक है। आर्टिकल 32 के इसी फीचर की वजह से, इसी खसूसियत की वजह से सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर और गारंटर माना गया है। ठीक है। देखें, मैं ये बताना चाह रही थी कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट्स को ये इख्तियारात देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के तहफ्फुज के लिए 5 तरह के रिट्स, रिट्स एक किस्म की रेमेडी है, सॉल्यूशन है। जब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाए या उन्हें छीन लिया जाए, तो उसका तहफ्फुज जो है सुप्रीम कोर्ट किन ऑर्डर्स के तहत देगा? वो ऑर्डर्स होंगे रिट्स की सूरत में। ठीक है। और इसी पावर की वजह से, इसी खुसूसियत की वजह से सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर और गारंटर भी माना गया है। अब समझा पाई मैं आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अभी किसी ने कहा था कि यहाँ ये भी याद रख लें, वो जो खुसूसियत उसकी बढ़ जाती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी जो है इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है। ओके। तो मिस्टर बाकर, आपका कोई सवाल था क्या? आपने भी? जी मैडम, ये मैं ये पूछ रहा था, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच होंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा कि लोअर कोर्ट को क्यों नहीं है, क्या रीजन है डायरेक्टर? डेफिनेटली पूछेगा। लेकिन आपका जवाब जो है
उसको डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट आपको सवाल करेगा कि आप हाई कोर्ट को क्यों नहीं गए थे, ठीक है, वो जवाब तो आपको देना होगा, फाइन। लेकिन ये जवाब इस सवाल की वजह से बिल्कुल ऐसा कोई कानून नहीं कि आप डायरेक्टली वहां पर आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो, ठीक है। आप सेटिस्फैक्टरी जवाब दे के साथ सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, उस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। वरना अदरवाइज क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की अपील के लिए या सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन के लिए आपको कंफर्मेशन हाई कोर्ट से लेनी होगी कि दिस इज अ फिट केस टू बी अपील्ड टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट ने फिट होने का, इस केस को सूटेबल होने का डिक्लेरेशन जब हाई कोर्ट देती है कि यस ये केस एक ऐसा केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन की इंटरफेरेंस की जरूरत है। जब हाई कोर्ट कोई केस को सर्टिफाई करती है तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है किसी भी दूसरे लिटिगेशन में। लेकिन वाहिद फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा पार्ट है जहां जब ये इन्फ्रिंज होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं, ऑफ कोर्स विद अ रीजनेबल आंसर कि आप हाई कोर्ट की हाई कोर्ट को आपने क्यों अप्रोच नहीं किया, ठीक है। ये इंक्लूडेड है इस अप्रोच में, ठीक है। ठीक है मैडम। समझा पाई मैं मिस्टर बाकर आपको? जी मैडम, क्लियर है एकदम। रिट्स इशू करने की जो पावर आर्टिकल 32 को दी गई है, एग्जैक्टली वही पावर्स आर्टिकल 226 में भी दी गई हैं। इस आर्टिकल को यूज करके आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के थ्रू हम किसे अप्रोच करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और आर्टिकल 226 के थ्रू हम अप्रोच करेंगे हाई कोर्ट्स को, ये आप याद रखें, ठीक है। और दोनों ही आर्टिकल 32 जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को पावर्स देता है रिट्स ऑर्डर इशू करने के लिए रिट्स के थ्रू, उसी तरह आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट को डिसाइड करते वक्त इसी तरह बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इशू करेगा रिट्स की सूरत में, हाई कोर्ट्स भी इन्हीं तरह उन्हीं रिट्स को इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दो आर्टिकल्स के अंदर आपको ये पावर मिली है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं और अपने राइट्स का तहफ्फुज यानी प्रोटेक्ट करने के लिए पहले आप हाई कोर्ट जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझ आई आपको बात? इन दो आर्टिकल्स के अंदर आपको ये पावर मिला हुआ है या इख्तियार मिला हुआ है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उनके तहफ्फुज के लिए आप मुल्क के सबसे बड़े कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी नहीं कि पहले आप उस हायरार्ची को फॉलो करो, यानी पहले आपने हाई कोर्ट जाना है उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। पर अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो आपको ये जरूर बताना होगा कि आप हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए, ठीक है मिस्टर बाकर? जी मैडम। और सबको समझ आई ये बात? जी यस मैम। ओके। Yes, ma'am. आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 दोनों ही रिट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। पर इन दोनों में दो मेजर डिफरेंसेस हैं। हुस्ना आपको समझ आ रहा है ये सारा टॉपिक? अब तक जो बात हुई है समझ आ रही है? हुस्ना आई है आज? जी जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। आप फॉलो कर रही हैं? जी हाँ, समझ में आ रहा है। ओके।
तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों ही रिट्स इशू कर सकते हैं, पर इन दोनों में दो मेन डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इसमें दो खास फर्क है। आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट्स इशू करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के तहफ्फुज करने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ओके, याद रखें पहला डिफरेंस, आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट्स इशू करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए है। वहीं आर्टिकल 226 जो है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 226 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ये टर्म इस्तेमाल किया गया है फॉर एनी अदर पर्पस। ओके, फॉर एनी अदर पर्पस का मतलब हुआ, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गए। आपको मालूम है कोर्ट्स की तरह ही there are certain administrative tribunals, yes or no? और इन administrative tribunals का क्या काम है? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेशन उन तमाम ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई होती है इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर, ठीक है। तो इनके डिसीजंस के अगेंस्ट भी आप रिट्स इशू करवा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। ना सिर्फ आप फंडामेंटल राइट्स बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के जो डिसीजंस हैं अगर ये इलीगल हैं तो इसके खिलाफ भी आप आर्टिकल 226 के अंदर रिट्स इशू करवा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 में जो है फोकस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हों तो आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए रिट्स इशू करता है। लेकिन आर्टिकल 226 ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बल्कि कोई पब्लिक ऑफिसर हो, पब्लिक ऑफिस हो, इन पे कोई इल्जाम हो, इन्होंने कोई आर्बिट्रेरी बिहेवियर किया हो, आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया हो, इस डिसीजन के खिलाफ आप इस लिटिगेशन को आप कहाँ सॉल्व होता है, यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अगर कोई ऐसा इलीगल डिसीजन देते हैं तो इस डिसीजन के खिलाफ भी आप रिट्स की अपील कर सकते हो हाई कोर्ट्स के अंदर और रिट्स इशू करवा सकते हो इनके अगेंस्ट, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, क्योंकि आर्टिकल 32 पार्ट 3 में इंक्लूडेड है, इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है इट फॉल्स अंडर part 3 of the constitution, yes or no? So this remedy itself is a fundamental right. हम जो कह रहे हैं क्योंकि ये आर्टिकल 32 में इसको डिस्कस किया गया इस रेमेडी को, तो वो अपने आप में खुद एक फंडामेंटल राइट भी है। लेकिन आर्टिकल 226 यानी 226 की जो रेमेडी है, जो प्रोटेक्शन हमको इसके अंदर मिला है, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। समझा पाई मैं आपको ये बात? Yes, ma'am. Okay, so now let's discuss the 5 writs. अलग से हम एक एक रिट को समझेंगे। There are 5 types of writs. आप लोग गौर भी करना और रनिंग नोट्स भी बना लेना। There are basically 5 types of writs issued by Supreme Court और High Court to protect our fundamental rights. Fundamental rights की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट ऑर्डर्स इशू करती है वो 5 तरह के हैं और उनके नाम है हेबीस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो, ठीक है। All these 5 are Latin terms. याद रखें, ये जो रिट्स के नाम मैंने अभी गिनवाए आपको 5 तरह के, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, ये जो है लैटिन टर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन डरे नहीं, हम इसको समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं और इसके ऑर्डर को भी इंशाल्लाह हम let's understand the meaning and the order itself, ठीक है।
तो अब तक तो हम जान गए हैं कि रिट्स एक तरह की रेमेडी है। रिट क्या है? एक तरह की रेमेडी है, यस और नो, टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। आर यू ऑल फॉलोइंग और स्लीपिंग इन द क्लास? जी मैम। मैम ओके, जी मैम। पहले हम समझेंगे हेबियस कॉर्पस को, ओके, या हेबियस कॉर्पस को। इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, टू प्रोड्यूस अ बॉडी। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या है? टू प्रोड्यूस अ बॉडी। ये सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिट है, ये जान ले। अगर कोई शख्स या इंडिविजुअल, अगर कोई पर्सन यानी या कोई शख्स है या इंडिविजुअल है जिसे स्टेट ने इलीगली डिटेन कर लिया हो, समझ रहे? कल हम बात कर रहे थे ना डिटेंशन की, अरेस्ट की, हमने बात की तफसील से, राइट? तो अगर कोई शख्स इलीगली डिटेन कर लिया जाता है स्टेट से, तो वो शख्स खुद, याद रखें, वो शख्स खुद या उसके रिश्तेदार, रिलेटिव्स, या उसके दोस्त, फ्रेंड्स रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यूज कर सकते हैं उस शख्स को आजाद कराने के लिए, रिलीज करवाने के लिए। ठीक है, समझा पाई मैं आपको ये पॉइंट? अगर कोई शख्स, अगर कोई पर्सन है या इंडिविजुअल है जिसे स्टेट ने इलीगली डिटेन कर लिया हो, तो वो शख्स खुद या उसके रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड्स रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस यूज कर सकते हैं उस पर्सन के रिलीज के लिए, उस शख्स की आजादी के लिए ये यूज किया जा सकता है, ये रिट। तो जब भी आप ये रिट यूज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस अथॉरिटी से पूछते हैं, यानी कौन सी अथॉरिटी? डिटेनिंग अथॉरिटी। जिस किसी अथॉरिटी ने आपको डिटेन कर लिया हो या अरेस्ट कर लिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे ये सवाल करेगा कि आपने किस बेसिस पर आपने इस शख्स को हिरासत में लिया या डिटेन किया था। अगर वो वजह अनरीजनेबल लगती है, इलीगल लगे या अनरीजनेबल लगे, तो उस शख्स का डिटेंशन, फौरन खत्म हो जाता है और उसे फौरन आजाद कर दिया जाता है। ठीक है, अगर जो अथॉरिटी, डिटेनिंग अथॉरिटी है, या जिस अथॉरिटी ने अरेस्ट किया, हिरासत में लिया, अगर वो सुप्रीम कोर्ट को सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाती है कि उसने क्यों इस शख्स को अरेस्ट किया था, तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के थ्रू जब जो है उस शख्स को फौरन इमीडिएटली उसे रिलीज किया जाता है। ठीक है, पर इन 4 कंडीशंस में आप रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 ऐसी सूरतें हैं जब आप रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस क्लेम नहीं कर सकते या यूज नहीं कर सकते। वो क्या है? जब डिटेंशन लॉफुल हो, यानी जब ये हिरासत में लेना लॉफुल हो या लीगल हो, लीगली आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया हो, तो आप जो है जस्ट क्योंकि आपको अरेस्ट लिया, आप फौरन ही जाकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच क्या कर सकते हैं, कोई भी, हर कोई जाकर कि मुझे क्यों पकड़ कर रखा गया? नहीं ना, क्योंकि हमने पिछले आर्टिकल्स में ये पढ़ा कि हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी खुद उसको ग्राउंड्स बताएगी उसको अरेस्ट करने से पहले, यस और नो? तो वो खुद जब लीगली अरेस्ट हो रहा है, लॉफुली अरेस्ट हो रहा है, तो फिर डिटेन हो रहा है, तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस आप वहां यूज नहीं कर सकते। उसी तरह किसी शख्स ने कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ वर्जी की, जिसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की सूरत में अगर आपको हिरासत में लिया जा रहा है या आपको डिटेन किया जा रहा है, तब भी आप रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आपको हिरासत में लेना आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट हो,
जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट का मतलब क्या हुआ? उस कोर्ट के पावर्स, उस कोर्ट के दायरे के अंदर ही नहीं आपको अरेस्ट करना, या फिर उस समझे उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन नहीं, उस अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन नहीं, जो जिस कोर्ट्स के लिमिट्स में वो पीएस आता है, अगर वहां अरेस्ट हुई है और उस कोर्ट ने भी उस अरेस्ट को जो है इनकार नहीं किया और उसको ऐसे ही रहने दिया, तो फिर जो है आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट हो, मतलब सॉरी जैसे हाई कोर्ट हुआ और इसके यानी इसके बाहर, यानी किसी भी कोर्ट के पावर्स के बाहर, वहां पर आप क्लेम नहीं कर सकते हेबियस कॉर्पस। उसका पावर ही नहीं है हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करने का, लेकिन आप वहां जाकर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है। उसी तरह डिटेंशन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, अभी जो मैं बता रही थी, अगर डिटेंशन विद इन द जुरिस्डिक्शन हुआ, जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर डिटेंशन हिरासत हुई है, तो वहां भी आप हेबियस कॉर्पस क्लेम नहीं कर सकते। तो बेसिकली 4 सिचुएशंस में हेबियस कॉर्पस क्लेम नहीं की जा सकती, या हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर आप को नहीं मिल पाएगा जब डिटेंशन लॉफुल हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, दूसरा डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट हो, या डिटेंशन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट हो। ठीक है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस को, केस की। ओके, और इस केस से आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये एक केस था। इस केस में ये हुआ कि एक शख्स जो ऑलरेडी अपनी सजा मुकम्मल कर चुका था, उसे एक्स्ट्रा मजीद 14 साल के लिए जेल में रखा गया इस केस में। ठीक है। क्या हुआ इस केस में? एक शख्स ने अपनी सजा की मुद्दत कंप्लीट कर ली, लेकिन उसके बावजूद उसे रिलीज नहीं किया, बल्कि मजीद 14 साल के लिए उसे जेल में ही रखा गया। तो इसके बाद रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यूज किया गया और उस शख्स को फौरन रिलीज किया गया। साथ ही साथ उससे एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी अवॉर्ड किए गए। डैमेजेस किसे कहते हैं? डैमेजेस का मतलब कॉम्पेंसेशन देना। ठीक है। हुस्ना, आपको समझ आया ये केस? नहीं, थोड़ा नहीं समझ आया मोहतरमा। देखिए हाँ, और ये रिट जो जारी की जाती है वो अदालत करती है या जिसको हिरासत में लिया गया वो लोग करते हैं? रिट जो है अदालतें जारी करती हैं। अच्छा, जिस रिट जारी करने का अदालत को है? अदालतों को है। ठीक है ना। रिट जब अदालत जारी करती है, रिट कुछ नहीं बल्कि कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है। जी हाँ, तहरीर। हाँ, कागज है और हर रिट का अलग एक नाम है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, को वारंट। ठीक है। और जी हाँ। जो कोई जिस भी तरह की लिटिगेशन आपकी फंडामेंटल राइट मुतासिर हुई हो, अकॉर्डिंगली आप उसको यहाँ फिट करेंगे। अगर आपकी गैर कानूनी आपको हिरासत में लिया गया हो, तो आप हेबियस कॉर्पस नाम के रिट के लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और हेबियस कॉर्पस वो ऑर्डर है, वो तहरीर है कोर्ट की, जो ये अथॉरिटीज को, स्टेट को ये ऑर्डर देता है कि आपने बगैर किसी पावर्स के या गैर कानूनी तरीके से इसको क्यों अपनी हिरासत में रखा है, ये सवाल करेगी कोर्ट। ठीक है। और अगर वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस तहरीर कर दी जाएगी, जिसका मतलब, जिसका हुक्म ये होगा कि इस शख्स को फौरन ही रिहा कर दिया जाए। आप समझ आई आपको बात? जी हाँ। ओके। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक शख्स पहले ही अपनी सजा की मुद्दत खत्म कर चुका था, लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली मजीद 14 साल के लिए जेल में ही रखा गया। तो जब ऐसा हुआ
तो 14 साल के बाद इसको ख्याल आया कि मेरी मुद्दत तो खत्म हो गई थी सजा की, फिर भी मैंने 14 साल मजीद बढ़कर एक्स्ट्रा जो है जेल के पीछे काटे। तो फिर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर न सिर्फ इसको फौरन आजाद किया गया, बल्कि कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन, एग्जेम्पलरी कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर दिया स्टेट को, गवर्नमेंट को। कॉम्पेंसेशन उसको डैमेजेस दिए गए जो इतने साल रहे। एग्जेम्पलरी का मतलब बहुत ही बड़ी रकम जो है उसको दी गई इसके एवज में, ठीक है। तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस एक ऐसे शख्स के रिलीज के लिए या आजादी के लिए या प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है जिसे इलीगली डिटेन कर लिया गया, जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया हो, उसकी आजादी के लिए रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है इशू की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से, ठीक है। और आपको ये भी एक एग्जांपल और भी मैं दे दूं कि सजा होने के बाद या इस तरह से जेल में रखना ही नहीं, बल्कि जब 24 घंटे की जो हम बात कर रहे थे, प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर 24 आवर्स बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट। देखें, अगर कहीं 24 घंटे से ज्यादा हमारे किसी रिलेटिव को किसी अथॉरिटी ने डिटेन कर लिया हो या खुद हमें अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो, तो आप डेफिनेटली हेबियस कॉर्पस हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और फौरन ही जो है प्रोड्यूस द बॉडी के लिए अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। इस सूरत में भी आप रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को यूज कर सकते हैं। देखिए, 24 घंटे गुजरने के बाद उसे तो फौरन बेल दे देनी चाहिए मैजिस्ट्रेट ने लोअर कोर्ट में, लेकिन अगर अगर ऐसा नहीं हुआ और वो आजाद नहीं हो पाया और मैजिस्ट्रेट के सामने भी उसको प्रोड्यूस नहीं किया पुलिस ऑफिसर्स ने, पुलिस अथॉरिटी ने या किसी भी डिटेनिंग अथॉरिटी ने, तो उसकी सर्च के लिए हम हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं और उस ऑर्डर के तहत उस डिटेनिंग अथॉरिटी को बुलाया जाएगा, सवाल किया जाएगा क्योंकि इसे क्यों प्रोड्यूस नहीं किया गया। यहाँ भी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे मैंडेमस, समझेंगे मैंडेमस। दूसरा रिट है मैंडेमस। इस मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस का मतलब हुआ वी कमांड। लिटरल मीनिंग क्या है मैंडेमस का? वी कमांड। ये एक तरह का कमांड है, ऑर्डर होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, यूनिवर्सिटीज, ट्रिब्यूनल्स किसी पर भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंडेमस जो है एक ऑर्डर है, यानी वी कमांड जिसे कहते हैं, एक कमांड है, एक ऑर्डर है हर तरह की जो है ऑफिशियल अथॉरिटी को, स्टेट की ऑफिशियल अथॉरिटी को, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो, लॉ के तहत बनाई गई हो, नॉन स्टैट्यूटरी हो जैसे यूनिवर्सिटीज हुई, ट्रिब्यूनल्स हुई, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, इन तमाम पर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, उन्हें अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। कोर्ट क्या कहेगी कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी, क्योंकि आप एक पब्लिक ऑफिसर हो, यानी कोई भी पब्लिक ऑफिसर जब अपनी पब्लिक ड्यूटी पूरी नहीं करता तो हम रिट ऑफ मैंडेमस के थ्रू उसको उस पब्लिक ड्यूटी को पूरा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हम कोर्ट से ये ऑर्डर ला सकते हैं, तुम अपनी पब्लिक ड्यूटी ठीक तरह से पूरी नहीं कर रहे हो, तो अब आप अपनी पब्लिक ड्यूटी को फुलफिल करो। समझा पाई मैं आपको? तो इस रिट के थ्रू समझा पाई मैं आपको? जी मैडम। जी जी ना आपको समझ आई बात? मोहतरमा एक और दफा बताया ना। देखें, ये एक तरह का कमांड है। मैंडेमस जो है एक तरह का कमांड है, डायरेक्शन है कोर्ट से उन पब्लिक ऑफिसर्स को जो अपनी ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी नहीं निभाते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा ऑफिसर पकड़ा जाए जो अपनी पब्लिक ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा, तो रिट ऑफ मैंडेमस के थ्रू उसे हम कोर्ट से ये ऑर्डर दिलवाएंगे
कि तुम अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करो। समझ आई बात? अब मैं समझा पाई आप लोगों को? जी हाँ, जी हाँ। ओके, आशीष आपको समझ आ रही है? अगर मैं दूसरों का नाम नहीं ले रही, इसका मतलब दूसरों की कंसर्न नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप सबको समझ आ रही है। यस Yes, ma'am. आप सब ओके। तो इस रिट के थ्रू आप किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। ओके, इस केस को समझते हैं। हम एक केस समझते हैं, इससे आपको और भी बेहतर ये मैंडमस समझ आएगा। ठीक है, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स का एक केस था। अब इस केस को जानते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि जो गुजरात स्टेट की फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन थी, उसने लोटस होटल्स के साथ एक एग्रीमेंट किया था और ये कहा था कि हम आपको फंड्स रिलीज करेंगे ताकि आप अपने कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर सकें। बाद में गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। बाद में इन्होंने फंड्स रिलीज नहीं किए, तो लोटस होटल्स पहुंच गए गुजरात हाईकोर्ट, और गुजरात हाईकोर्ट ने रिट ऑफ मैंडेमस इशू करते हुए कहा कि इस अथॉरिटी को जो पब्लिक ड्यूटी इसने वादा किया था वो परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्या थी वो पब्लिक ड्यूटी? फंड्स रिलीज करने की बात। ठीक है, क्या हुआ था इस केस में? एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन थी, उसने लोटस होटल्स से जो है एक एग्रीमेंट किया था, और ये एग्रीमेंट के तहत इस कॉर्पोरेशन को जो है इस कॉर्पोरेशन ने क्या वादा किया कि वो फंड्स, फाइनेंशियल फंड्स, वो फंड्स रिलीज करेंगे सो दैट लोटस होटल्स अपना कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर सके। लेकिन बाद में इन्होंने फंड्स रिलीज नहीं किए, तो लोटस होटल कहाँ जा पहुंचे? वो गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने नॉक किया, खटखटाया, और गुजरात हाईकोर्ट ने रिट ऑफ मैंडेमस इशू करते हुए ये कहा कि ये जो अथॉरिटी है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जिसने वादा किया था फंड्स रिलीज करने का, और ये जो वादा था फंड्स रिलीज करने का, उसके ऊपर एक ये पब्लिक ड्यूटी थी जो उस कॉर्पोरेशन की ड्यूटी थी, उसने पूरा नहीं किया, तो अब उसको उसे पूरा करना पड़ेगा। एट एनी कॉस्ट वो फंड्स रिलीज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर आया लोटस होटल्स के फेवर में। तो इस रिट को अप्लाई करने के लिए जो एक कंडीशन होती है वो क्या है? देयर शुड बी अ पब्लिक ड्यूटी। हम किसी को भी नहीं कह सकते, हम सिर्फ उन ऑफिसर्स को कह सकते हैं जिस पर खुद एक पब्लिक ड्यूटी ऑफिशियली हो और वो उस पब्लिक ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तब कोर्ट कमांड करेगा। वी कमांड, मैंडेमस का मतलब हुआ वी कमांड। तो कोर्ट कमांड करता है कि तुम अपनी पब्लिक ड्यूटी फुलफिल करो। समझा पाई मैं आप सबको अभी? Yes, ma'am. मसी आपको समझ आया? उजैर, खयूम साहब, Yes, ma'am. समी, करीना, हरीसा, आप लोग Yes, ma'am. समझ रहे हैं? Understood. Yes, ठीक ma'am. है, ओके। नाउ तीसरा रिट है रिट ऑफ सर्श्योररी। मैम ठीक एक है, डाउट है मैम, एक डाउट। हाँ बताएं, पूछें। मैम क्या ना मैंडेमस इशू करवा सकते हैं अगर कोई कॉलेज मतलब कोई स्टूडेंट को टीसी देने से इनकार कर रहा हो? बिल्कुल करवा सकते हैं। वही हम बता रहे थे कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हो या नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हो जो एस्टैब्लिश हुए, तब सभी के खिलाफ आप मैंडेमस मैंडेमस इशू करवा सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली करवा सकते हैं। मैम ठीक, पॉलिटिकल लीडर्स पे भी है ना, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो भी मिनिस्टर्स है एमएलए है। करवा सकते हैं। मिनिस्टर, अगर मिनिस्ट्री एक डिपार्टमेंट अगर वो होल्ड करते हैं, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। उन पर ऑफिशियल ड्यूटी होनी चाहिए, जरूरी, ये वाजिब है कि उन पर वो ड्यूटी हो, उनकी वो ड्यूटी हो। ठीक है, जी 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 जी, समझ गया। ऑफिशियल कैपेसिटी में उनकी वो ड्यूटी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, Ma'am, one more thing.
जो जो सेकंड आप पढ़ा रहे थे, so this can be used only if the agreement has been broken, right? देखें जरूरी नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ ना, एग्रीमेंट उन्होंने किया। देयर माइट बी मेनी ऑफिसर्स हु डोंट परफॉर्म। एमसीएच के कितने ऑफिसर्स परफॉर्म नहीं करते हैं? एग्रीमेंट है क्या? लिटरल एग्रीमेंट है हमारे उनके बीच? नहीं है। नहीं, बट एज्यूम्ड एक एग्रीमेंट है कि नहीं है? उनकी ड्यूटी है कि नहीं कुछ काम करने की? राइट मैम। समझ आई आपको बात? यस मैम, यस मैम। तो आप पढ़ेंगे रिट ऑफ सर्शियोररी, ठीक है? रिट ऑफ सर्शियोररी इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है? टू बी सर्टिफाइड। इस रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को ये कमांड दे सकते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड्स इन्हें सबमिट करें रिव्यू करने के लिए, ठीक है? रिट ऑफ सर्शियोररी को समझें। अगर हम रिट ऑफ सर्शियोररी का लिटरल मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड। अब इस रिट के थ्रू क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स जो होते हैं ना नीचे, सेशन कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, ओके? तो इन तमाम कोर्ट्स को ये कमांड दे सकते हैं, कमांड करेंगे अंडर रिट ऑफ सर्शियोररी कि वो अपने रिकॉर्ड्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले कर दे रिव्यू करने के लिए, ठीक है? उस पे फिर नजरसानी करने के लिए उन रिकॉर्ड्स को मांगा जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है? रिव्यू में ये देखा जाता है कि कहीं लोअर कोर्ट्स के जजमेंट्स इलीगल तो नहीं। अब इनके जजमेंट्स इलीगल कब हो सकते हैं, आप बताएं मुझे। सोचकर बताएं कब लोअर कोर्ट्स के जजमेंट्स इलीगल हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आईएएस ऑफिसर्स किसी के प्रेशर में आकर अगर करप्ट हो तो इलीगल हो सकते हैं। नहीं ये करप्शन की बात ना करें, लीगैलिटी की बात कर रही हूँ। देखें, आपको पहले सर्शियोररी समझ आई? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कमांड होता है बाकी के नीचे के कोर्ट्स को, ठीक है? ये क्या होता है, इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। वो ऑर्डर दे पास करेंगे कि फला केस में आपने जो जजमेंट पास किया तो उसका रिकॉर्ड हमें भेज दो, ठीक है? और वहां पर हम देखेंगे कि आपका जजमेंट लीगल है या नहीं है, ठीक है? इसको कहेंगे सर्शियोररी, ठीक है? तो अब इसको इस सारी प्रोसेस को रिव्यू कहा जाता है ना। इस रिकॉर्ड को चेक करना, ये देखना कि वो जजमेंट लीगल है या नहीं है, इसको कहेंगे हम रिव्यू, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स के जजमेंट को रिव्यू करने के लिए जो रिकॉर्ड मंगाता है उसको उस ऑर्डर को कहेंगे सर्शियोररी, ठीक है? अब ये कब जो है, अब ये आप बताएं किन सूरतों में जजमेंट्स इलीगल हो सकते हैं। देखें, अब नोट कर लें, 4 सूरतों में हो सकते हैं। पहला ये कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेशन करते हुए अगर कोई जजमेंट पास किया गया है, यानी नेचुरल जस्टिस को नजरअंदाज किया गया है किसी जजमेंट में, तो वो जो जजमेंट होगा वो इलीगल होगा, ठीक है? दूसरे, अगर एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो, यानी हर कोर्ट को कुछ एक एरिया, कुछ बाउंड्रीज हैं, विद इन दोज बाउंड्रीज, विद इन दैट पॉपुलेशन जो है आप जजमेंट पास कर सकते हो, यस और नो? इसीलिए तो मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज हुआ, राइट? क्या बात है भाई, कैसी खामोशी है। हर कोर्ट का एक दायरा होता है, वो विद इन सर्टेन लिमिट्स ही अपने आप को फिक्स कर सकते हैं। अब निजामाबाद का कोर्ट क्या हैदराबाद के मैटर्स को, लिटिगेशन को क्या पर जजमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता ना। हाँ, उसकी ज्यूरिसडिक्शन निजामाबाद तक निजामाबाद महदूद के है कि दायरे में नहीं है? ठहरेगी।
जी हाँ, बिल्कुल। इसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन। समझा पाई मैं आपको? तो अगर जुरिस्डिक्शन से एक्सेस होकर, यानी उसको उस मतलब बाउंड्रीज डिसाइड करते वक्त ये ख्याल नहीं रहा कि ये निजामाबाद की जुरिस्डिक्शन में नहीं आया, बल्कि यहाँ से हैदराबाद की जुरिस्डिक्शन स्टार्ट हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद के ही मैटर को निजामाबाद के कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, क्योंकि लोग करते हैं गुमराह करने के लिए कोर्ट्स को, बल्कि कई जगह टेक्निकलिटीज मालूम नहीं होती हैं उस जुरिस्डिक्शन की, तो कभी केस फाइल हो जाते हैं। और अगर वो उस तो तब जो है इस लोअर कोर्ट का काम है, कोई भी केस जब उनके सामने आए लिटिगेशन, उसको एडमिट करने से पहले कोर्ट ने ये देखना होगा कि क्या ये विद इन जुरिस्डिक्शन, उसकी जुरिस्डिक्शन में है कि नहीं है। जैसे पुलिस स्टेशन जाते हैं, लाइक हमने हायरार्की ऑफ कोर्ट्स भी डिस्कस करनी होगी, लेकिन वो डिटेल होगा। आपको फिलहाल इतना जानना ठीक है हायरार्की में कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट आती है, उसके नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर आता है। कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आया, सेशन कोर्ट आया, उसके नीचे फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट आया, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट आया। इतनी हायरार्की जानना जरूरी है एंट्रेंस लेवल पर। लेकिन जुरिस्डिक्शन की बात मैं आपको छोटे एग्जाम्पल से समझा रही थी। अब आप अक्सर देखें पुलिस स्टेशन को आप जाते हैं, राइट, फाइल करने के लिए। तो मान लें अगर आप जो है एबिट्स के मुकीम हैं और आप चले गए हैं चार मीनार, क्या चार मीनार का पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? नहीं करेगा मैम। क्या कहकर रिजेक्ट करते हैं, आप जाइए आप जाइए एबिट्स तो, ठीक है, पुलिस स्टेशन। क्योंकि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हम चार मीनार के हुदूद तक ही जो है लिमिट्स में नहीं हमारा है, दायरा है, हमारा एबिट्स लिमिट्स में है हमारा। ठीक है, एबिट्स लिमिट्स। आप समझ आई आपको? उसी तरह कोर्ट्स की भी जुरिस्डिक्शन होती है। तो किसी भी केस को एडमिट करने से पहले कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो कंफर्म कर ले कि विद इन जुरिस्डिक्शन ये केस फिट होता है या नहीं, क्योंकि उसमें हम हमारे एड्रेसेस, हमारे तफसीलात हम सारे सौंप देंगे, हैं कि नहीं। तो अगर किसी कोर्ट ने एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन में जो है अगर कोई जजमेंट दे दिया हो तो वो भी इलीगल जजमेंट ही कहा जाएगा। ठीक है, समझा पाई मैं अब आपको ये पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, जी मैम। ओके, दूसरा है लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। ओके, एक्सेस जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन में क्या फर्क है? जुरिस्डिक्शन ही ना होना, एक्सेस यानी आपको यहां तक ही चाहिए था, लेकिन लैक यानी आपको बिल्कुल ही पावर्स नहीं कि वो उस केस को टच करो, लेकिन आपने फिर भी उस केस को एंटरटेन किया, फिर भी आपने उस केस को एक्सेप्ट किया, उसको प्रोसीडिंग करवाई, उस पर जजमेंट भी पास कर दिया, जबकि आपको हरगिज ही उस पे ऊपर कोई इख्तियारात ही नहीं थे, जुरिस्डिक्शन ही नहीं था आपका, बिल्कुल भी नहीं था। देयर वाज नो डाउट, ब्लंटली आपने जो है बिना ये तहकीक किए हुए उस केस को एंटरटेन कर दिया। ठीक है, कई बार जुरिस्डिक्शन में ऐसा होता है, देखें जुरिस्डिक्शन सिर्फ एरिया को लेकर नहीं होती है, रेसिडेंस को लेकर भी होता है। देखें अगर दो पार्टीज हैं, ठीक है, मैं हूँ हैदराबाद में हूँ, ओके, और जो है जिसके साथ मेरा अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मार्केट इस्लामाबाद में, ठीक है। अब हम किस कोर्ट में अप्लाई करेंगे, आप लोग बताएं? हैदराबाद के या निजामाबाद के? हैदराबाद के मैम। निजामाबाद के क्यों नहीं, वो भी तो कर सकता है ना। नहीं, आपको प्रॉब्लम है ना कॉन्ट्रैक्ट से। देखें ऐसी सिचुएशन में आप किन्हीं हैदराबाद के कोर्ट में भी कर सकते हो और निजामाबाद के कोर्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों पार्टीज यहाँ है, या अग्रीमेंट अगर हैदराबाद में ही हुआ था तो हैदराबाद में ही करोगे। ठीक है, तो इस तरह के अगर उसमें जाएंगे तो बहुत आपका यानी वो बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। फिलहाल आप ये याद रखें, या तो एक्सेस हो जुरिस्डिक्शन का या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो, उसे इख्तियारात ही नहीं थे उस केस को टच करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, लेकिन उस कोर्ट ने कर दिए।
पावर्स ना होने के बावजूद भी उस कोर्ट ने जो है उस केस को एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर जो है कार्रवाई करवाई और फिर जजमेंट भी पास किए। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो जजमेंट दिया जाएगा तो उसे भी जो है इलीगल इलीगल कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। जी। या जुरिस्डिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है, जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ना हो। कोई भी केस, अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि अब जब मैं जो केस फाइल करती हूँ या करता हूँ तो ये सारा जो है निजाम कैसे चलाया जाएगा, जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करने के बाद ही, है ना। तो जज को ये देखना होगा, फ्यूचर जजेस आप भी होंगे इंशाल्लाह इनमें से, आप में से, तो पहले आपने डिसाइड करना है कि कहीं ये एक्सेस पावर में तो नहीं जा रही, कहीं मैं अपने पावर का एक्सेस तो इस्तेमाल ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं कर रहा और मैं जजमेंट नहीं कर रहा, या मुझे इख्तियारात है ही नहीं इस केस को एंटरटेन करने के लिए, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो मुझे मिली हैं उसके मुताबिक ही नहीं, या फिर भी मैं इसको यानी कभी होता है सब्जेक्ट को लेकर भी अनकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसका वो सब्जेक्ट ही नहीं था लेकिन उसने फिर भी एंटरटेन कर दिया। अगर वो जजमेंट अगर से सही भी रहा तो मैडम इनवैलिड हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा। जजमेंट सही है ये सवाल नहीं है, आपने जजमेंट इन चीजों को नजर में रखकर दिया या नहीं, यही मैं कह रही थी। यही चार चीजें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखेगा। इलीगल कब होगा आपका जजमेंट, कानूनन यानी 6 साल की, सॉरी 6 मंथ्स की पनिशमेंट देनी थी, आपने 6 मंथ्स की दी, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि आपने अपने पावर्स के लिमिट के अंदर इस केस को एंटरटेन किया था या नहीं किया था, और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को नजर में रखते हुए आपने दिया या नहीं, इसके ऊपर लीगैलिटी या इलीगैलिटी का सवाल उठता है, ठीक है। अच्छा ठीक है। हुस्ना आपको समझ आया? जी मोहतरमा। ओके वेरी गुड। तो इन 4 सिचुएशंस में जो है जुडिशियल लीगैलिटी इलीगैलिटी डिसाइड होगी, और अगर ये इनके खिलाफ है, इस तरह से हैं, अगर ये 4 सिचुएशंस में हैं तो जो है इन्हें इन जजमेंट्स को इलीगल करार देगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो अगर इनके जजमेंट्स इलीगल पाए जाते हैं तो इन्हें क्या कर देगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, क्वाश कर दिया जाता है। याद रखें ये टर्म QUASH, क्वाश यानी खत्म कर देना, क्वाश कर देना यानी मतलब इसका क्या हुआ, खत्म कर दिया जाए, या इनको इन जजमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इसकी कोई इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएंगे, इसकी कोई वैलिडिटी बाकी नहीं हो जाएगी जब इन जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्वाश कर दे। क्यों क्वाश करेगा, क्योंकि ये इलीगल जजमेंट्स हैं, ठीक है। तो सर्शियोररी एक किस्म का कमांड है, राइट, जो लोअर कोर्ट से उनके रिकॉर्ड्स मांगता है सो दैट उसके जजमेंट्स की लीगैलिटी और इलीगैलिटी को डिसाइड करे, रिव्यू करे, और अगर वो इलीगल पाए जाते हैं तो फिर सर्शियोररी के पावर के तहत उन जजमेंट्स को इनवैलिड या इनवैलिड करार देगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। समझा पाई? इससे रिलेटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस से आपने याद रखने हैं, इनके नाम गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC और AK क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन दोनों ही केसेस को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और ये दोनों रिलेट करते हैं रिट ऑफ सर्शियोररी से। इन दोनों ही केसेस में रिट ऑफ सर्शियोररी अप्लाई किया गया था, यानी इसको इस्तेमाल करते हुए लोअर कोर्ट्स के जजमेंट को इनवैलिड करार दिया गया। कौन से केसेस में? गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC और AK
क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में रेट ऑफ सर्शियोररी अप्लाई किया गया है, इलीगल माना गया था, और उन्हें अब पढ़ते हैं, समझेंगे प्रोहिबिशन। चौथा रेट क्या है? प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन को हम एक स्टेटमेंट के साथ समझेंगे, ठीक है। प्रोहिबिशन, आपने ये स्टेटमेंट सुना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना कि नहीं सुना? Yes, ma'am. हाँ सुना है मैंने। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को क्या कहेंगे उसना? समझ नहीं आया मैम इंग्लिश में। एहतियात इलाज से बेहतर। वेरी गुड। एक कहावत है, एहतियात इलाज से बेहतर होती है, ठीक है। एहतियात प्रिवेंशन को कहेंगे, इलाज क्योर को कहेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन का टर्म पी से स्टार्ट होता है, क्योर का टर्म सी से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? सबको पूछ रही हूं मैं। जी मैम। Yes, ma'am. होता है। Yes, ma'am. हाँ होता है इसे मैम। याद करने का एक आसान मैं तरीका आपको बताती हूँ, सर्शियोररी और प्रोहिबिशन। देखिए, प्रोहिबिशन और सर्शियोररी में बहुत ही कम डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है, दोनों एक ही तरह आपको लगेंगे, ठीक है। आपने अगर इसको याद करना हो तो यानी आप ये याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। जैसे प्रिवेंशन और क्योर में डिफरेंस है, बिल्कुल उसी तरह प्रोहिबिशन और सर्शियोररी में डिफरेंस है। प्रोहिबिशन स्टार्ट होता है पी से, प्रिवेंशन स्टार्ट होता है पी से, सर्शियोररी स्टार्ट होता है सी से, क्योर स्टार्ट होता है टर्म सी से, ओके। प्रोहिबिशन एक तरह की प्रिवेंशन है, सर्शियोररी एक तरह का क्योर है, इलाज है। प्रोहिबिशन एक तरह की एहतियात है, एहतियाती तदाबीर है। सर्शियोररी वो गलती होने के बाद जो इलाज होगा वो इलाज है, ठीक है। आपको मैं बेहतर समझाऊं, ठीक है। अगर आपको ये याद करना है तो आप ये याद रखें, पी से प्रिवेंशन रिलेट करता है प्रोहिबिशन को, और सी से क्योर रिलेट करता है सर्शियोररी को, ठीक है। तो जैसा हमने जाना कि अगर कोई जजमेंट अनाउंस हो गया है, यानी तहरीर कर दी गई है और वो इलीगल है, तो उसे क्वाश करवाने के लिए, उस गलती को क्योर करने के लिए, यानी उसका इलाज करने के लिए या उसका अजाला करने के लिए आप रिट ऑफ सर्शियोररी यूज करते हैं। समझ आई आपको बात? ठीक है, मैं सिंपल समझाती हूँ। देखिए, एक कोर्ट ने जजमेंट दिया, ठीक है। जजमेंट कब आता है? सारे केस की प्रोसीडिंग हुई, जजमेंट अनाउंस हुआ, ठीक है। अब ये जजमेंट इलीगल है कि नहीं? ये जजमेंट इलीगल लगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या किया? इसे क्वाश कर दिया, इनवैलिड कर दिया, यस और नो? तो ये क्या हुआ? ये इलाज सुप्रीम कोर्ट ने इलाज किया कि नहीं किया? इस इलीगैलिटी का इलाज किया जी। कैसे? इसको इनवैलिड करार देकर, ठीक है। और ये इलाज कब हुआ? ये इलाज कब हुआ? जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद हुआ, यस और नो? यस। क्या डिस्टर्बेंस है मिस्टर सोहेल? ऑफ योर माइक। मैडम एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखें, केयरफुल रहें, तो आप लोग गौर से सुने। अगर पीछे गाने चल रहे हैं तो मेरा गाना कैसा समझ आएगा आपको, है कि नहीं? चले फिर से मैं समझाती हूँ एक बार। प्रोहिबिशन पी से याद रख लें, सर्शियोररी सी से याद रख लें, पी से प्रिवेंशन, सी से क्योर। तो प्रोहिबिशन और सर्शियोररी दोनों ही जजमेंट की इलीगैलिटी के बारे में बात करते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सर्शियोररी जो है क्योर है, यानी जजमेंट अनाउंस करने के बाद
सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे, हाई कोर्ट को अगर लगे कि ये इलीगल था तो उसे क्वाश कर देगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन जजमेंट अनाउंस करने से पहले ही गलती, यानी गलती होने से पहले ही अगर आप इसे रोक देना चाहते हैं, अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि टू फॉरबिड, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन आप कब यूज करते हैं? जब तक लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट अनाउंस नहीं किया, ना जब तक लोअर कोर्ट अपना जजमेंट अनाउंस न कर दे, जैसे ही वो अपने जजमेंट सुना देते हैं वो इलीगल हो, तब सर्शियोररी यूज करेंगे। लेकिन जब अनाउंस न करें, उसी स्टेज पर अगर आप लोअर कोर्ट्स को रोक देना चाहते हैं इलीगल जजमेंट देने से, तो आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज करेंगे। समझ आई आपको बात? जी मैम। यस मैडम। यस मैम। देखें, P for prohibition, E for prevention। ओके, तो जजमेंट अनाउंस कर दिया मतलब क्या हुआ? इलाज हो गया था आपका, है ना? अब इसको जो है ठीक करना है, यानी आपने जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया, ये गैर कानूनी हुआ, अब आपको इसको ठीक कर, एक बार प्रोनाउंस जब हो जाता है और आपको मालूम पड़ेगा उसके बाद कि ये जजमेंट तो इलीगल था, गैर कानूनी था, ये जो चार हमने सिचुएशंस देखी वो अकॉर्डिंगली इलीगल है, तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा नॉक करेंगे और यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फिर हमारी एप्लीकेशन पर इन जजमेंट्स को रिव्यू करेगा और क्वाश कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? गलती हो गई थी लोअर कोर्ट से, अब इसको ठीक और दुरुस्त किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। ठीक है, यानी क्योर, सी फॉर क्योर याद रखें, गलती होने के बाद इसका इलाज किया गया, क्योर किया गया। सी से क्योर, सी से सर्शियोररी, तो रिट ऑफ सर्शियोररी यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, ओके। यस मैडम। लेकिन जहां जजमेंट अभी प्रोनाउंस, जजमेंट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन सारी कार्यवाही और इसके चलते हमको पता लग रहा है कि अब जो जजमेंट का वेटेज आएगा वो या फिर जजमेंट जो आएगा वो इलीगल है। ठीक है, हम पहले ही रियलाइज कर रहे हैं, कोर्ट ये रियलाइज नहीं कर रहा कि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन हमको वकला को पता है कि इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर भी ये इसके ऊपर इसने कार्रवाई की और जजमेंट भी देने वाला है। तो हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लोअर कोर्ट जो केस एंटरटेन कर रहा है, इसका पावर नहीं होने के बावजूद, जुरिस्डिक्शन ना होने के बावजूद ये केस चला रहा है, इसको यही रोक दे, जजमेंट आने से पहले ही रोक दे। ऐसी अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसे करेंगे हम प्रोहिबिशन के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये प्रोहिबिशन का ऑर्डर देगा और कहेगा कि भाई लोअर कोर्ट, आपके पास इख्तियारात नहीं कि आप ये केस ही एंटरटेन करें, क्योंकि आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता। तो एक पार्टी जरूर जाएगी जो अफेक्टेड है और उसको जजमेंट देने से पहले ही रोक दिया जाएगा एट द स्टेज ऑफ कार्रवाई और एट द स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड प्रोहिबिशन। ठीक है, समझा पाई मैं आपको अब? यस। ओके, यानी जजमेंट अनाउंस होने के बाद जो हम जजमेंट को इलीगल डिक्लेयर करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, उसे सर्शियोररी के थ्रू करेंगे। ठीक है, लेकिन जजमेंट आने से पहले इसकी इलीगैलिटी रोकने के लिए जो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे लोअर कोर्ट्स पे रोक लगाने के लिए कि मजीद इस केस को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि तुम्हारे इख्तियारात नहीं है इस केस को एंटरटेन करने के लिए या जजमेंट पास करने के लिए, इसी स्टेज पे इसको रोक दिया जाए और जजमेंट अनाउंस करने तक जो वेट नहीं होगा वो होगा प्रोहिबिशन के अंदर। अब समझा पाई मैं आपको? तो यानी हमने प्रिवेंट कर लिया, पहले ही रोक दिया जजमेंट होने से पहले, इट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन। या फिर जजमेंट हो गई, उसके बाद हमको भी ख्याल आया
कि भाई लोअर कोर्ट को तो ये इख्तियार ही नहीं था, ये इसने जो है जुरिस्डिक्शन ना होते हुए भी यानी एंटरटेन किया और हम भी चुप रहे, हमको भी लगा कि ये जुरिस्डिक्शन के तहत ही कर रहा होगा। इसके बाद हम जाके इसको इनवैलिड करने के लिए सर्शियोररी अप्लाई करेंगे। सर्शियोरी का समझ आई आपको? तो प्रोहिबिशन और सर्शियोररी दोनों ही लोअर कोर्ट के जजमेंट्स को लेकर हैं। प्रोहिबिशन जजमेंट अनाउंस होने से पहले रोक लगाने की बात को कहता है, और सर्शियोररी जजमेंट अनाउंस हो गया जजमेंट हो के तो बाद फिर उस जजमेंट को इनवैलिड करार कर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ सर्शियोररी इशू करेगी। इज दैट क्लियर? हुस्ना, आपको समझ आया? हाँ पूछिए हुस्ना, आपका क्या सवाल है? जी मोहतरमा, जैसे कि आपने बतलाया सर्शियोरी के बारे में, तो यहाँ पर निचली अदालतें अपने अपने दायरे इख्तियारात से बाहर अगर करती हैं तब सर्शियोरिटी किया जाता है, या फिर वो लोग जो जजमेंट देते हैं वो सही नहीं होगा तब ये आप जो कह रहे हैं उनका हुक्म जो है मनसूख कर सकते हैं। देखिए, दायरे के बाहर जाकर ही देना खुद वो जो है आप दूसरा नुक्ता क्या कह रही थी अभी? दायरे इख्तियार के बाहर, हाँ दायरे इख्तियार के दूसरा बगैर, हाँ या दायरे इख्तियार मनसूख दायरे तो इख्तियार के बगैर जजमेंट देना इलीगल है, गैर कानूनी है। यानी ठीक कि है, तजावुज कर दिए हैं, अपनी हद से तजावुज करने पर हाँ अपने हाथ से तजावुज करके उसको उस पर जो है जजमेंट पास करना वो इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा। ठीक है, तो उनके उस हुक्म को मनसूख कर दिया जाएगा। यस, उस हुक्म को मनसूख कर देना, ये इख्तियार ये जो है सर्शियोररी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही कर सकती है, किसी जजमेंट को मनसूख करना। ठीक है, जी समझ मोहतरमा। आए आपको अब? ओके, जी हाँ मोहतरमा। प्रिवेंशन प्रोहिबिशन समझ आया आपको? जी हाँ मोहतरमा। चलें ठीक है। हाँ आशीष, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं मैम, मैं म्यूट से अनम्यूट हुआ। ओके, आपको समझ आया ये कॉन्सेप्ट? जी मैम। ठीक है, अब लास्ट है को वारंटो। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज को वारंटो विद अ सिंपल एग्जांपल। समझे, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मैं ये सेफली अज्यूम कर सकती हूँ कि आपने उस कॉलेज का एंट्रेंस एलिजिबिलिटी को आपने क्वालिफाई किया होगा। ठीक है, अगर ये पता चलता है कि आपने एंट्रेंस एलिजिबिलिटी क्वालिफाई नहीं की है तो आपको कॉलेज से हटाया जा सकता है कि नहीं? समझे, अब आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लॉ एंट्रेंस लिख रहे हैं, है कि नहीं? तो जब आप किसी लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये समझी जाने वाली बात है कि डेफिनेटली आपने एंट्रेंस क्लियर किया होगा तभी जाकर आपको यहाँ पर एडमिशन मिली है कि नहीं? जी मैम। लेकिन अगर पता चले कि भाई आशीष ने या आकिब ने एक्चुअली एंट्रेंस क्लियर किया नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी तरह एडमिशन हासिल किया, तो फिर उस एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आपको उस कॉलेज से हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता? हटाया जा बिल्कुल। सकता। तो बिल्कुल यही प्रिंसिपल, हाँ तो बिल्कुल यही प्रिंसिपल फॉलो करता है रिट ऑफ को वारंटो। ठीक है, जिसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, जिसका लिटरल टर्मिनोलॉजी का मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट से कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछते हैं कि आपने ये जो पब्लिक ऑफिस है ये किस अथॉरिटी से होल्ड किया या अज्यूम किया हुआ है। अगर उनको टाइटल डिफेक्टिव लगे तो उनको ये इख्तियार है कि उस पब्लिक ऑफिसर को ये हुक्म जारी करे कि वो अपना पब्लिक ऑफिस छोड़ दे। ठीक है, तो अगर उनका टाइटल डिफेक्टिव होता है तो उनको उस पब्लिक ऑफिस को छोड़ना पड़ता है बाय द ऑर्डर ऑफ को वारंटो। समझ आई बात? अक्सर पब्लिक ऑफिसर्स में ये गलती हो सकती है क्योंकि करप्शन की वजह से, कोई सिफारिश की वजह से
एलिजिबिलिटी ना होने के बावजूद उसको जो है वो ऑफिस दे दी जाती है, तो तब उसकी ऑफिस पर उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी को ही सवाल किया जा सकता है को वारंटो के तहत। और को वारंटो जो है ये ऑर्डर देगा, ये एग्जामिन करेगा कि क्या इसने ये जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं ये ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर डिफेक्टिव लगे, अगर कमी लगे कि हाँ कहीं कुछ गलती हुई है गवर्नमेंट से इनको अपॉइंट करने के लिए, तो फिर फौरन ही उस पब्लिक ऑफिसर को अपनी ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। समझ आई बात अब आपको? मोहतरमा, हाँ पूछे। मतलब ये है कि ये जो सरकारी ओहदे होते हैं, जी 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 बिल्कुल, ऐसे शख्स को अदालत मुतालबा करेगी कि वो हाँ अदालत मुतालबा नहीं करेगी। अच्छा, को वारंटो सिर्फ एक ऐसा, मैं आगे समझाने वाली थी, ये सिर्फ एक ऐसा रिट है जो कोई भी रिट अप्लाई कर सकता है। आप, मैं, कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर हमको लगे कि भाई ये जो है गैर कानूनी तौर पे ये ऑफिस होल्ड कर रहा है, इसने जो है यहाँ अपना जमाया हुआ है अपनी पोजीशन, तो फिर हम इसको सवाल कर सकते हैं। लेकिन दीगर जो अब तक हमने डिस्कस किए, जो हमने रिट्स डिस्कस किए, वहां अफेक्टेड पार्टी जो मुतासिर हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। को वारंटो एक वाहिद वो ऑर्डर है या वो रिट है जो कोई भी XYZ कोई भी थर्ड पर्सन भी इसको सवाल कर सकता है, को वारंटो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, किसी भी सरकारी मुलाजिम की उसकी अगर लगे कि वो गैर कानूनी तरीके पर उसको एलिजिबिलिटी ना होने के बावजूद वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो आप, मैं, कोई भी जो है इस रिट को हम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दर्ज करके इसकी ऑफिस की, इसकी अथॉरिटी पर हम सवाल उठा सकते हैं। और इसको एग्जामिन करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर एग्जामिनेशन के बाद ये पाया जाता है कि हाँ इसने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसको पूरा नहीं किया और किसी अलग सोर्सेस के थ्रू इसने ये नौकरी हासिल की है, तो फिर इसको फौरन वो नौकरी उसको उस पब्लिक ऑफिसर को अपनी ऑफिस छोड़नी पड़ेगी। समझा पाई मैं अब आपको हुस्ना? सबको भी समझ आया? लेकिन ये सरकारी ओहदे पर ही लागू होती है बात, या फिर निजी दफातर भी इसमें शामिल हैं? तमाम ठीक है जी जी। ओके, हाँ बाकर साहब आपका क्या सवाल है? हाँ मैं वही पूछ रहा था, ये लिमिटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स है, नहीं सबके लिए एप्लीकेबल है? मतलब ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, ऑल पब्लिक ऑफिशियल्स। अच्छा, पॉलिटिशियन नहीं आएंगे इस कैटेगरी में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आएंगे सारे तमाम, ठीक है, कलेक्टर साहब से लेकर नीचे क्लर्क तक भी, ठीक है। क्योंकि हमारी भी देखिए अनऑफिशियली अगर वो होल्ड करते हैं तो हमारी नौकरी पर भी असर होता है कि नहीं होता है? हो सकता था हम एलिजिबल हो और उसको नौकरी मिल गई। तो ये सर्विसेज की जो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है ये सारे, ठीक है जी। पॉलिटिशियंस नहीं, पॉलिटिशियंस किसी भी तरह आ सकते हैं भाई। चले, समझा पाई मैं आप लोगों को? इज माय पॉइंट क्लियर हियर नाउ? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड फंडामेंटल राइट्स। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा ये याद रख लें। अगर किसी भी पब्लिक ऑफिसर से आपको ये पूछना है कि आपने वो ऑफिस किस अथॉरिटी से होल्ड किया हुआ है, अज्यूम किया हुआ है, तो आप कौन सा रिट फाइल करेंगे? वारंटो, वेरी गुड। अगर आपको किसी भी कोर्ट को जजमेंट प्रोनाउंस करने से रोकना है तो आप रिट, कौन सा रिट फाइल करेंगे? वेरी गुड, माशाल्लाह, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। पर अगर उस कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया है और उस जजमेंट को इफेक्ट में लाने से आपको रोकना है तो आप कौन सा रिट दायर करेंगे?
Certiorari. माशाल्लाह, बहुत खुश कर रहे हैं। ओके, अगर आपको किसी भी पब्लिक ऑफिसर को उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहना है तो आप कौन सा रिट दायर करेंगे? Mandamus. माशाल्लाह। और अगर किसी भी शख्स को इलीगल डिटेंशन से बचाना है तो आप कौन सा रिट दायर करेंगे? रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। माशाल्लाह। तो इन पांचों रिट्स में सिर्फ को वारंटो एक ऐसा रिट है जो कोई भी फाइल कर सकता है कि नहीं? मतलब इवन अ स्ट्रेंजर कैन फाइल रिट ऑफ को वारंटो, अदरवाइज ओनली इन दूसरों में जो अफेक्टेड पार्टीज हैं वो फाइल करेंगे, लेकिन को वारंटो में स्ट्रेंजर टू द केस, ठीक है, याद रखें, मैं स्ट्रेंजर टू द केस हूं, राइट? मेरा डायरेक्टली मुझ पे यानी कोई है, किसी को गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिली है, ठीक है, डायरेक्टली मैंने अप्लाई तो नहीं किया था, मैं बैठी हूं, लेकिन मुझे पता चला कि वो जॉब उसे गलत मिली है, ठीक है, उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं की और फिर भी वो गवर्नमेंट टीचर एम्प्लॉय की गई है, तो मैं एज अ थर्ड पर्सन होने के बावजूद भी मैं को वारंटो फाइल कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन हेबियस कॉर्पस है, जब तक मैं डिटेन ना हो या मेरा कोई रिश्तेदार डिटेन ना हो या कोई मेरा दोस्त डिटेन ना हो, मैं हेबियस कॉर्पस फाइल नहीं कर सकती। यस और नो? या फिर सर्शियोरिटी और प्रोहिबिशन ले लें, ये मेरे केस का जजमेंट था जो गैर कानूनी था, इलीगल था और लोअर कोर्ट प्रोनाउंस कर चुकी है या लोअर कोर्ट प्रोनाउंस करने वाली है, तभी मैं उस पर सवाल कर सकती हूँ। या क्या बाकर साहब या हुस्ना का केस था, वहां मुझे लग रहा है कि वो जजमेंट इलीगल है, क्या मैं बीच में जाकर फाइल कर सकती हूँ? नहीं, वो बाकर साहब और हुस्ना ही करेंगे, है कि नहीं? लेकिन को वारंटो एक ऐसा रिट है जो कोई थर्ड पर्सन भी अप्लाई कर सकता है, फाइल कर सकता है, ठीक है। मैम को वारंटो जो है सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल कर सकती है या लोअर कोर्ट में कर सकती है? भाई ये जो सारे रिट्स हैं सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फॉलो करें, मतलब इतना खुश करके अभी ये सवाल किसने पूछा? सैफ, आपने पूछा? जी जी सैफ, जब से हम वही कह रहे हैं कि ये तमाम रिट्स हम जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही इशू कर सकता है, इन दोनों ही कोर्ट्स में हम फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 या 226। लोअर कोर्ट्स में रिट्स फाइल नहीं होते हैं, ठीक है। ये रिट्स की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। इसलिए पूछा मैं कि इसमें डिफरेंस है, बाकी सब केस जो है लोअर कोर्ट्स में चल रहे थे, हम हाँ, तमाम केसेस लोअर कोर्ट्स को आएंगे, लेकिन जहां आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हुए हैं वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन, जैसे हमने राइट टू एजुकेशन पढ़ा, राइट टू लाइफ पढ़ा, राइट टू फ्रीडम पढ़ा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी है, ये तमाम को हम इस रिट्स के थ्रू तहफ्फुज मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही। किसी लोअर कोर्ट को ये इख्तियार ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, ठीक है। हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 में डील करेगा, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 में डील करेगा। ये एक सवाल हो सकता है आपका, ठीक है जी मैम। ओके, आप लोगों को समझ आया? देखिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोऑपरेट करिएगा। कल इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो अभी हमको डिस्कस करने होंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज और जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस। मेरी आपको मैं एक होमवर्क भी दे रही हूँ, इनफैक्ट आपको एक प्रोजेक्ट देती हूँ, ठीक है। इसको ज्यादा इंटरैक्टिव बनाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आप तैयार करके आना, क्योंकि हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोग एक्सप्लेन करेंगे कल। मैं सिर्फ आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ाऊंगी और सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। अग्रीमेंट होता है हमारे बीच? यस मैम। सिर्फ मुबीन करके आएंगे और दूसरे क्या करेंगे? जी मैम। इंशाल्लाह मैडम। Yes, ma'am. फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोग तैयारी करके आए। और चले देखिए, अब मुझे क्विकली ये बता दें, जुडिशरी की हायरार्की पर भी आपको सवाल आएगा। हाईएस्ट कोर्ट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। छोटे टर्म्स को हम समझ लेंगे, हाँ ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ही याद हो।
सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके नीचे कौन सा कोर्ट आएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट माशाल्लाह। हाई कोर्ट के नीचे कौन सा कोर्ट है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन कोर्ट आएगा या सिविल कोर्ट, राइट? ठीक है। इसके नीचे मजीद क्या आएंगे? क्रिमिनल साइड क्या क्या आएंगे बताएं? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, यस ओके। उसी तरह सिविल साइड क्या आएंगे? हाँ हाँ, मुंसिफ भी कोई कोर्ट होता है ना? कौन सा कोर्ट? सॉरी, मुंसिफ कोर्ट कुछ नहीं, कोर्ट को ही मुंसिफ कहते हैं, राइट? वो भी अगर एक कैटेगरी है आप, हाँ सॉरी, वो भी एक लोअर कोर्ट है, ठीक है। अच्छा मुंसिफ कोर्ट कैसी बात है, कोर्ट ही तो मुंसिफ हुआ, ठीक है। एनीवेज, फिर देन आएगा आपको, आप शायद हिस्ट्री पढ़ रहे थे, पुराने टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे। फिर देन आपको अदर साइड सिविल साइड आएगा, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कोर्ट और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। ये हुई जुडिशरी की हायरार्की, आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली किस तरह के हाईएस्ट कोर्ट है, तो क्या वो हर तरह का केस एंटरटेन करेगा? नहीं, वो सिर्फ रिट्स को डिसाइड करेगा, और सेंटर स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उन मामला को भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। याद रखें, 3 तरह के केसेस ही देखता है सुप्रीम कोर्ट। एक तो रिट्स हो गई, फंडामेंटल राइट्स को लेकर हो गया। दूसरा हो गया सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में कभी डिसरप्शन आए, कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो वो केसेस, वो मैटर भी, वो डिस्प्यूट को भी सॉल्व सुप्रीम कोर्ट करेगा अपने पावर्स के थ्रू, ठीक है। और क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। मैडम वो ये लोग पॉलिटिकल लीडर्स हाई कोर्ट में बेल नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते ना मैडम? वो ऐसा नहीं चले जाते, डायरेक्टली नीचे से करते हुए आते हैं लोग सारे प्रोसेस। हमको न्यूज़पेपर में हाई कोर्ट को रीच होने के बाद मालूम होता, ठीक है, ठीक है। लेकिन एनी कोर्ट टू बी अपील, अगर हाई कोर्ट से अपील होनी है सुप्रीम कोर्ट को, तो फिट होने का सर्टिफिकेशन जब तक हाई कोर्ट नहीं देती, कोई भी केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता है। यानी हाई कोर्ट ये डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा कि दिस कोर्ट इज फिट फॉर द इंटरप्रिटेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओनली देन दैट पर्टिकुलर केस विल रीच सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिट सर्टिफिकेशन ऑफ फिटनेस जो है, उस केस की फिटनेस को लेकर जो सर्टिफाई होगा, फिट टू बी हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, फिट टू बी हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये जब हाई कोर्ट कहेगी तभी कोई अपील सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, ठीक है। ठीक है। ओके, अब आते हैं हम एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। आप ये बताएं, सबसे हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हेड कौन है कंट्री का, इंडिया में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रख, सबसे हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट जिसे कहते हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नीचे प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने वाले लोग, उनके नीचे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये हायरार्की आप याद रखें एग्जीक्यूटिव के साइड। सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी थ्रू आउट द नेशन, पूरे नेशन का हेड, पूरे स्टेट के हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इन्हें नॉमिनल हेड कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है इन्हें? नॉमिनल हेड। अब रियल हेड सेंटर के कौन है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये अपने तमाम एक्टिविटीज के लिए किसको आंसरेबल होंगे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को आंसरेबल होंगे। अपने हर अमल के लिए, हर एक्शन के लिए, हर लेजिस्लेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आंसरेबल होंगे पार्लियामेंट के लिए एट सेंट्रल लेवल। अब स्टेट गवर्नमेंट पे नजर करें। स्टेट गवर्नमेंट पे हाईएस्ट हेड, स्टेट का हेड कौन है? गवर्नर, माशाल्लाह। और ये भी बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह स्टेट के लिए एक नॉमिनल हेड है। तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है?
Chief PM. मिनिस्टर चीफ माशाल्लाह, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल हैं टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आंसरेबल हैं किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट को। वेरी गुड। तो समझ आया आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में अब? यस Yes, ma'am. यस मैम। तो इमरजेंसीज पर भी एक नजर डालते हैं, ठीक है। इमरजेंसी की मैंने बताया था ना आपको, आर्टिकल्स के साथ ही मैंने बताया था। तो कल का होमवर्क आप इमरजेंसी के बारे में भी थोड़ा पढ़कर आना। हम ऐसे ही क्विक एक रिकैप कर लेंगे जो आपको एंट्रेंस लेवल तक की जो जरूरत है, मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जा रही, ठीक है। तो आप मुझे कल ये मालूम करना बेसिकली कितने टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर होती 3, है, ma'am. कौन सी? National फाइनेंशियल नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, External aggression. ब्रेकडाउन ऑफ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कौन कह रहे हैं जब से? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, राइट। ये क्या है? वेन एवर देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी पर्टिकुलर स्टेट, किसी भी स्टेट में, आप उसे स्टेट इमरजेंसी कह सकते हैं या आप उसे कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्चुअली वो राइट टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। वो कब होती है? किसी भी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में ब्रेकडाउन ऑफ Failure of कॉन्स्टिट्यूशन, constitution. हाँ, तो उस वक्त ये इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। तो आपने कल इसके आर्टिकल्स याद कर मालूम करके आने हैं, जो मैं होमवर्क दे रही हूँ, और इसके साथ ही मैं प्रोसीड करूंगी। और आर्टिकल्स के साथ आपने ये भी मालूम करना है कि कितनी मुद्दत तक जो है नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, कितने बार इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। उसी तरह स्टेट इमरजेंसी कितनी मुद्दत तक हो सकती है, कितनी बार उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी और ये तमाम इमरजेंसी पावर्स किसके हाथ में है? President. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इमरजेंसी पावर्स किसके हैं? बेसिकली प्रेसिडेंट ही इनको डिक्लेयर करेंगे। और उस वक्त एक्टिव कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे, और ऑर्डिनेंसेस इशू करेंगे। वो लॉ की जगह ऑर्डिनेंसेस, उनके ऑर्डर्स काम करेंगे, ठीक है। उस वक्त के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ प्रेसिडेंट को असिस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हुकूमत सारी कौन चलाएंगे? प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये इन ऐसे मोटे मोटे आई मीन द बेसिक थिंग्स अबाउट इमरजेंसी आप लोग कल पढ़कर आइएगा, ठीक है। लेट्स इंटरैक्टिव रखें। और अगर थोड़ी देर हो जाती है तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि कल कंप्लीट करना है। मैं एक्सटेंड कर लूं एक हाफ एन आवर के लिए अपना अपने टॉपिक, या फिर 1 आवर भी हो सकता है। आपकी परमिशन है ऐसा करने के लिए? मैम एक काम भी कर सकते हैं। बताएं ना मुबीन, क्या काम कर सकते हैं? मैम कल संडे है ना, तो अपन लेट भी स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट वी हैव मोर पार्टिसिपेंट्स। अच्छा जी, तो फिर दूसरे पार्टिसिपेंट्स को कैसे पता चलेगा? ग्रुप, बाय व्हाट्सएप ग्रुप में। देखें, उनको पता था आज सैटरडे क्लास नहीं होती, और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का, रिट्स, जो आपकी थ्रू आउट प्रैक्टिस भी काम आना था, वो मिस कर गए। अब देखें, अब प्लीज आप लोग सब ये जान लें और अपने फ्रेंड्स को भी आप इन्फॉर्म कर दें। और मैं एडमिन ग्रुप से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जो है प्लीज ये ने ग्रुप में ये डाल दें कि अब से वीकेंड्स पर मैं कहती आई हूँ, कोई मैं अचानक से नहीं कर रही, मैंने लास्ट वीक ही डिक्लेयर किया था ना कि वीकेंड्स पर भी आपके क्लासेस होंगे, है कि नहीं? जी मैम, इंशाल्लाह ऑफिशियली हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे ग्रुप में भी। हाँ प्लीज सबा ये कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। और मैंने क्लास में उस दिन उस वक्त ये अनाउंसमेंट्स की जब इनकी तादाद जो है 50 थी। उस दिन 50 स्टूडेंट्स थे क्लास में, 50 और मोर देन 50 स्टूडेंट्स थे। उसके बावजूद वो लोग बहुत लाइट ले चुके हैं। आप एक बार कर दें, हमारी ड्यूटी है इन्फॉर्म करना, हमारा काम है सिलेबस कंप्लीट करना। देखें, ये डिले इसलिए हुआ है कि आप लोगों को पता है कि रजिस्ट्रेशन जब हो रही थी तो रजिस्ट्रेशन के होते बहुत सारे एनरोलमेंट्स हो रहे थे हमारे फाउंडेशन में भी। तो हमने क्लासेस उस तरह से अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट किए। अगर अब
देखिए एग्जाम्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, राइट? तो प्लीज अगर आपको ज्यादा वक्त दे रहे हैं, हम लोग ज्यादा क्लासेस ले रहे हैं, तो वी रियली नीड योर कोऑपरेशन टू फॉलो दिस, क्योंकि ये आपके लिए ही है ये सारी कोशिशें, और टाइमली सिलेबस खत्म करने के लिए भी है। और मैं हमेशा से शुरू क्लास डे 1 से कहती आ रही हूँ कि आप सारा सिलेबस लेकर परेशान ना बैठें, जिस दिन जो टॉपिक हो रही है उस पर थरो हो जाएं। इंशाल्लाह सिलेबस खत्म होते होते आप तमाम टॉपिक्स पर आपको परफेक्शन आ जाएगी। ये इजीएस्ट वे होता है पढ़ने का, कंफ्यूज ना होने का, है ना? आज जो आपको पढ़ाया गया उस पर आप थरो हो जाओ, डिटेल में अच्छे से परफेक्ट याद कर लो, और फिर आप जब जिस दिन जो क्लास होती है वो परफेक्ट याद कर लें। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो करंट इवेंट्स हैं वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें आज से, ठीक है? ऐसे क्विक रिकैप होगा, चाहे वो मेरी क्लास हो, खालिद सर की क्लास हो, या किसी भी फैकल्टी की क्लास हो, करंट इवेंट्स आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है? करंट इवेंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। आई होप आपको डेट्स और नई अपकमिंग्स ये क्विज की तरह आपने पढ़नी है। यस, कल मैं आपको कोई एक अच्छी बुक का जो है नाम बताऊंगी जिसमें आप करंट इवेंट्स, बेसिकली न्यूज़पेपर्स पढ़ें। उसके अलावा जो है मैं आपको कोई बुक सजेस्ट कर दूंगी जिसमें आप करंट इवेंट्स चेक कर सकते हो, ठीक है? वो आप प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। आपको डेट्स याद करनी है, इवेंट्स याद करनी है, उसमें मजीद क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि नहीं? जी मैम। ओके, जो स्टैटिक, देखिए जीके में 2 तरह की हैं, ठीक है? एक है स्टैटिक जीके और एक है करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स तो आपने तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। वी स्टिल हैव 3 वीक्स टाइम। मैं अभी आपको बता रही हूँ, करंट इवेंट्स रोज आना पढ़ना स्टार्ट करें आप लोग। स्टैटिक जीके जो है इंशाल्लाह बहुत ही उम्दा जो है, यानी वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम विद अस। इंशाल्लाह विल लेट यू नो दैट कि आपको जीके जो पढ़ाएंगे स्टैटिक जीके, वो अपने आप में भी एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होगी आप लोगों के लिए। तो मेरा कल कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर आपने लीगल एप्टीट्यूड में आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेंगे, लेबर लॉज पढ़ेंगे, ठीक है? फॉर अ वैरायटी वी आर हैविंग माशाल्लाह मेनी फैकल्टीज विद अस जो रोपिन करेंगे, आपको ये टॉपिक समझाएंगे। और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है खालिद सर ही शायद पढ़ा देंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है? फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट में। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आज 3 हफ्ते पहले बता रही हूँ, मुझे एक ही क्लास मिल रही है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इतने क्लासेस मिले हैं। तो उस दिन हमने 4 आवर्स आपने मुझे देने होंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए, और वो संडे के दिन आएगा, और वो आ रहा है 14 अगस्त को। उसके बाद 15 मेरे ख्याल से 15 से आपकी जो है क्लासेस खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, और आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट